हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि वह ट्रांसपिरेशन जो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्लियर है इतनी बात। स्टोमेटा के आधार पर हम लोगों ने बता दिया था जो लीव्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, स्टोमेटा के प्रेजेंस के आधार पर। फर्स्ट जो था अपना वो था हाइपोस्टोमेटिक, सेकंड जो था वो था एम्फिस्टोमेटिक और थर्ड थी एपिस्टोमेटिक। तो ये हम लोगों ने सब डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। टॉपिक क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, या हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में बोला जाता है रंध्रों की संरचना या रंध्र की संरचना। तो यहाँ पे हम लोग पहले डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जो रंध्र होते हैं मुख्य रूप से होती है किडनी शेप स्ट्रक्चर। कैसे संरचना होती है, रंध्र, अधिकांश पादपों में जो रंध्र की संरचना होती है वो वृक्क के आकार की संरचना या सेम के बीज के आकार की संरचना होती है, जो मुख्य रूप से 2 कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। क्लियर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रंध्र है वो कौन सी संरचना है, किडनी शेप की या वृक्क के आकार की संरचना होती है। ठीक है। इन जो वृक्काकार जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। क्या कहा जाता है भाई, गार्ड सेल कहा जाता है या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। इन रक्षक कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है छिद्र। क्या पाया जाता है, रक्षक कोशिकाओं के बीच में एक छिद्र बना होता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटल पोर। क्या कहा जाता है, स्टोमेटल पोर। अगर हम बात करें गार्ड सेल की, तो गार्ड सेल की जो आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी होती है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल वॉल। मतलब जो रक्षक कोशिका होती है उसमें 2 भित्ति पाई जाती है, एक आंतरिक भित्ति और दूसरी होती है बाहरी भित्ति। इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, जबकि जो बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। रीजन क्या है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, रंध्रों में क्रियाविधि पाई जाती है क्लोज एंड ओपन होने की। मतलब रंध्रों में बंद होने की व खुलने की क्या पाई जाती है, प्रक्रिया पाई जाती है। वहन स्टोमेटा आर ओपन, मतलब जब रंध्र ओपन होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होती है वो एक्टिव हो जाती है या सक्रिय हो जाती है, और जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं उस दौरान ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होती है वो रुक जाती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गार्ड सेल के चारों ओर अनेक असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सेल को कहा जाता है सबसिडरी सेल। क्या कहा जाता है, सबसिडरी सेल। हिंदी में बोला जाता है सहायक कोशिका। तो गार्ड सेल के चारों ओर छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, सबसिडरी सेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसकी जो आंतरिक सेल जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। जब सेल स्फीत अवस्था में होती है, स्फीत अवस्था का मतलब क्या होता है, टर्गर स्टेज में। टर्गर स्टेज का मतलब जब इसमें वाटर फिल्ड रहता है तो वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगता है जिसे कहा जाता है टर्गर प्रेशर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के बारे में। तो जब कोशिका या गार्ड कोशिका स्फीत अवस्था में होती है उस दौरान इनकी भित्ति के ऊपर दाब लगाया जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं या रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ही ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो जाती है, सिंपल सी बात है, पानी की क्या आएगी, कमी। ट्रांसपिरेशन होने के दौरान पानी की क्या आती है, गार्ड सेल्स में कमी आती है। जैसे ही पानी की कमी आती है उस दौरान जो ये सेल होती है वो फ्लैसिड स्टेज में आ जाती है। कैसी अवस्था में आ जाती है भाई, फ्लैसिड अवस्था में। सबसे पहले तो कौन सी अवस्था आएगी, स्फीत अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी, स्फीत अवस्था। स्फीत अवस्था में क्या होगा, जो भित्ति होती है उसके ऊपर
पानी भर जाने के कारण गार्ड सेल में भित्ति पर क्या लगता है, दाब लगाया जाता है, भित्ति पर दाब लगाया जाता है। दाब लगेगा तो सिंपल सी बात है, रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं, रंध्र ओपन। क्लियर है। अब क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्रिया, अगर कंटिन्यू स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। अगर कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट्स में वाटर की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और अगर प्लांट्स में वाटर की कमी आ जाएगी तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, जब कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होता है उसके बाद वाटर की कमी आ जाने से जो गार्ड सेल्स होती है वो किस अवस्था में आ जाती है, फ्लैसिड अवस्था में या शलथ अवस्था में, शलथ या फ्लैसिड स्टेज। फ्लैसिड अवस्था में आते हैं तो जो भित्ति होती है वो वापस से सिकुड़ जाती है। भित्ति क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है ये बात, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से रंध्र ओपन व क्लोज होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने के लिए वेरियस टाइप की हाइपोथेसिस दी गई, उनके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, भित्ति सिकुड़ गई और स्टोमेटा क्या हो गई, क्लोज हो गई। अगर हम बात करें पत्ती पर रंध्रों की, तो पत्तियों पर रंध्रों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। लगभग अगर हम बात करें प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, किसमें, पत्तियों में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रंध्रों की संख्या लगभग 100 से 60,000 तक हो सकती है। क्लियर है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं रंध्र गति की क्रियाविधि, रंध्र गति की क्रियाविधि। सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले हम लोग जान लेते हैं, रंध्र गति क्या होता है। तो रंध्र गति होती है रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, रंध्र गति। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति कहलाती है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट की, तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई। मुख्य रूप से हम 3 हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, रंध्र गति को समझाने के लिए कितनी संकल्पनाएं दी गई, मुख्य रूप से 3। फर्स्ट जो है वो है अपनी मांड शर्करा परिकल्पना, मांड शर्करा परिकल्पना। सेकंड है स्टीवर्ड की परिकल्पना, स्टीवर्ड की परिकल्पना। और थर्ड जो अपना है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इन तीनों हाइपोथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इतनी बात क्लियर है। अब इन सब हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। क्लियर है इतनी बात।